सियासत का ये वो दौर है जहां योग्यता से ज़्यादा मान्यता को तरजीह दी जाती है। लेकिन इस दौर में भी कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके लिए योग्यता और मान्यता मायने नहीं रखती, वो इससे ऊपर होते हैं। आज चलते चलते हम जिस ठौर पहुँचे हैं वहाँ लोकतंत्र का त्यौहार है और बिहार की जनता अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए तैयार है। बिहार की राजधानी पटना में हम पहुँचे हैं बीजेपी के तेज तर्रार सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के पास। आज के जो नेताओं के भाषण है उसमें हास्य, तंज और व्यंग ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी है। अनुराग सिंह ठाकुर जी की जो गिनती होती है उन नेताओं में शुमार है जो आज भी अपने भाषणों में रंज, तंज, हास्य, तथ्य सभी चीज़ों को समेटे हुए हैं। इसीलिए ये जब भी कुछ बोलते हैं, कोई तकरीर देते हैं तो जेन जी को याद हो जाता है। ये सियासत की दुनिया के वायरल बॉस हैं, ओजी यानी एकदम ओरिजिनल। इनकी तुकबंदी ऐसी होती है कि जब संसद में बोलते हैं तो कभी जीरो की गिनती करने लगते हैं और संविधान के पन्ने उछालने वालों से संविधान के पन्नों पर सवाल कर देते हैं। सर, इतनी सारी तुकबंदी आपके दिमाग में आती कहाँ से? जब विपक्ष बार बार झूठ बोले तो आपके पास बहुत मौके मिलते हैं उन पे प्रहार करने के। अब जब कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है तो समझ आता है कि संविधान बनाने वाले को सत्ता से बाहर निकालना, अंबेडकर जी का अपमान करना, उनको चुनाव हरवाना, प्रताड़ित करना, यहाँ तक कि उनके लिए दिल्ली में 2 गज जमीन ना देना और फिर उनकी जो मृत्यु के बाद उनकी लाश थी उसको भी अगर मुंबई भिजवाया गया तो उसके लिए भी उनकी पत्नी से पैसे लेना। ये अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि दलित विरोधी मानसिकता कांग्रेस और राजद की क्यों है। इसी तरह से ही जो जात पात की राजनीति करते हैं, कभी वो दूसरी बातों पे आते हैं तो स्वयं अपना मजाक बनाते। देखिए बिहार की चुनाव में अब छठी मैया का अपमान कर दिया, छठ पूजा पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। अब खुद तो किसी हिंदू त्यौहार में या फिर भारतीय संस्कृति के अनुसार उन चीज़ों में जुड़ते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी अगर छठ त्यौहार में चले जाएं तो उन पे तंज कसते हैं और पूरे छठ त्यौहार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो आपको लगता है बिहार की जनता राहुल गांधी जी को माफ़ करेगी? छठी मैया माफ़ करेगी क्या? नहीं करेगी। राहुल गांधी जी का वो वीडियो देखा आपने जो तालाब में कूद के मछली? देखिए अब तो न्यूज़ में रहने के लिए चाहे तालाब में कूदें चाहे छत से कूदें, रिजल्ट तो तय है। रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। बिहार में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। आपका आकलन क्या कहता है, क्या रहेगा? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और इसका मूल कारण क्या है, क्यों बनेगी? क्योंकि अगर आप, जो मैंने अभी कहा, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, तुलना करेंगे तो राजद की सरकार में 8,000 रुपये से कम आमदन थी प्रति व्यक्ति, आज 68,000 रुपये है। मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 33 हैं। 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज 57 हैं। 381 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 1,17,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। उस समय महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस करती थी राजद की सरकार में। आज 1,45,00,000 महिलाएं जीविका दीदी के साथ जुड़ी और हमारी सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में डाला। 2-2 लाख रुपए तक उनको चुनाव के बाद और देने की भी तैयारी है। आपने जीविका दीदी का जिक्र किया। अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि जीविका दीदी की जो सैलरी है उसको 10,000 से बढ़ा के हम 30,000 कर देंगे और सारी महिलाएं, जितनी 1,40,00,000 के करीब महिलाएं हैं, उनको हम सरकारी नौकरी देंगे, अस्थाई कर देंगे। देखिए, आप कहते हो कि मैं अपने भाषण में, इंटरव्यू में थोड़ा हंसता भी हूँ, थोड़ा व्यंग भी कसता हूँ, तो ये जो तेजस्वी जी का बयान है ये आपको अपने आप हंसने पे मजबूर करता है। अरे ये वो परिवार है जिसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, ये तो जानवरों तक का चारा खा गए थे। जॉब के बदले जमीन लेने का काम किया। यानी कि अगर बिहार के हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी होगी तो सब बिहार के लोगों की ज़मीनें लालू परिवार के नाम पे हो जाएंगी। यही तो उन्होंने अब तक किया। झूठ बोलें लेकिन थोड़ा सोच समझ के तो बोलें। यानी कि अगर सभी परिवारों में से एक व्यक्ति को नौकरी देनी पड़े तो आपको 9.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा केवल तनख्वाह देने के लिए चाहिए, जो बिहार में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इन्होंने थोड़ा सोच समझ के भी इस पर कुछ कहा। इन्होंने केवल वायदा कर दिया। वायदा कर दो, पूरे किसने करने?
अगर इन्होंने पूरे करने वाले वायदे किए होते तो सोच समझ के किए होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ जो सरकार थी, नीतीश कुमार जी ने लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दिए। अब हम 1 करोड़ के लगभग रोजगार स्वरोजगार की अवसर की संभावनाएं खड़ी करेंगे 5 सालों के अंदर, अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़। फिर 1 लाख करोड़ पे हम कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, आधारभूत ढांचा खड़ा करना है, कोल्ड स्टोरेज हो या वैल्यू एडिशन की चीज़ें, उसके ऊपर खर्च करेंगे। ऐसे ही महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए हम उनके लिए अवसर खड़े कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्किल सेंटर 1 करोड़ महिलाओं, हर जिले में हम स्किल सेंटर खोलें ताकि कौशल विकास हो सके युवाओं के लिए। फिर यहाँ पर गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रीज लगे, सेमीकंडक्टर बनने की फैक्ट्री लगे। आज हमने वातावरण ऐसा किया है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसलिए अब यहाँ पर आकर लोग रोजगार यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पे उद्योग भी लगेंगे, जिसके कारण कारोबार और स्वरोजगार के अवसर भी और खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो महिलाओं की बात करने लगे? बीजेपी की जितनी योजनाएं हैं, एनडीए की योजनाएं कह लेते हैं, उसको ही विस्तार देने में लग गए। मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई विजन, कोई एजेंडा तो है नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा, वैसे कांग्रेस और राजद के बारे में क्या मशहूर है? राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडाई, रंगदारी और कट्टा। इनके समय जंगल राज था और इस जंगल राज में फिरौती मांगी जाती थी, अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार होते थे। उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगाने से पहले ही भाग जाते थे, जो लगाते थे उनको फिरौती देनी पड़ती थी। ऐसा वातावरण यहाँ था, जंगल राज था। और बिहार की जनता अब जंगल राज नहीं चाहती है, इसीलिए वो एनडीए के साथ जाना चाहती है। अब मैं आपको 3 उदाहरण और दूंगा जी। हिमाचल प्रदेश जहां से मैं आता हूं, कांग्रेस ने 3 साल पहले कहा, राहुल जी और प्रियंका जी आई, उन्होंने कहा हम हर महिला को 1500 रुपया देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सिर्फ 5 लाख में से 5000 नहीं दे पाए, 30 लाख महिलाओं को देने थे इन्होंने 1500 रुपया महीना, 30,000 महिलाओं को नहीं दे पाए। अब हिमाचल में भी नहीं किया, तेलंगाना में भी नहीं किया और ना ही इन्होंने कर्नाटक में किया है, तो बिहार में कैसे करेंगे? बिल्कुल। आपकी एक भविष्यवाणी मुझे याद आती है, जब हरियाणा में चुनाव था तो आपने कहा था कि एनडीए, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। महाराष्ट्र में आपने यही कहा, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तब भी आपने कहा, और आपकी भविष्यवाणी ने हैट्रिक लगाई। अब बिहार में भी चुनाव है और आपने फिर से एक बार भविष्यवाणी कर दी कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी। देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं तो अनुमान, जनता की नब्ज टटोलता हूँ। सड़क पे चाय पीने बैठ के, रिक्शा पे बैठ के लोगों से मिल लिया, दुकानदार से मिले, लोग आगे से रिस्पांस कैसे करते हैं। जैसे मैं अभी बांकीपुर में नितिन नवीन जी का रोड शो करके आया। अब एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं का बहुत जोश था, जिससे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन दूसरा आपको देखना है कि आगे से जनता कैसे रिस्पॉन्ड करे, दुकानदार क्या कहता है, रिक्शे पे बैठा व्यक्ति क्या है। बिल्कुल। अगर लोग अपनी छतों से बाहर निकल के हाथ हिला रहे हैं, आपको अभिनंदन कर रहे हैं, आपके एमएलए को भी अभिनंदन कर रहे हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को लगता है कि जोश के साथ मोदी जी को जय श्री राम कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि लोगों के मन में भाव है कि वापस एनडीए भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, ताकि विकास की जो रफ्तार है उसमें कोई धीमापन ना आए, उसको और तेज रफ्तार दी जाए, इसलिए वापस एनडीए की सरकार चाहते हैं। जो भाव आपने पटना में देखा, आपको लगता है कि ये भाव पूरे बिहार में भी है? मैं इससे पहले भी बिहार के कोने कोने में गया, अलग अलग सभाएं की, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, नामांकन के दौरान भी, चाहे गया हो, बक्सर हो, बाकी जगह हो, दरभंगा हो, कई जगहों पे मेरा जाना हुआ, मधुबनी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आप आज से कुछ साल पहले बिहार आते, 1 दशक पहले आते, तो टूटी फूटी सड़कें मिलती, जाने में 2.5 से 3 गुना ज़्यादा समय लगता। आज साहब आपको कहीं जाना है, मान लो चंपारण की ओर ही जाना है, तो कितना समय पटना से लगता है? पहले हम 8-8, 9-9 घंटे लगाते थे। मुझे याद भी याद है, मैं राधा मोहन सिंह जी के यहाँ पे युवा सम्मेलन करने गया, अब गया तो कितना समय लगा, तब गया तो लगता था पूरा दिन ही वहाँ पे निकल गया। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा इसी से जुड़ा, फिर क्रिकेट की भी बात करेंगे। जो नीतीश जी का पहला कार्यकाल रहा, पहला और दूसरा, पहले 10 साल का कार्यकाल कानून व्यवस्था पे काम किया गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
अगले 10 साल। 20 साल के बाद अगर इंडिया फिर से सत्ता में आती है तो बिहार में अब क्या एजेंडा है कि आगे किस पर काम किया जाएगा? पहली बात, जो बिहार के प्रति व्यक्ति आय हाँ। वो 8,000 रुपया है, उससे बढ़ के 68,000 रुपया हमने अब कर दी। हाँ। अब हम इसको दुगना करना चाहते हैं। एक तो प्रति व्यक्ति आय, यहाँ के किसान के लिए और अवसर खड़े करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए। जैसे हमने कल रिसर्च इनोवेशन के लिए पैसा दिया है 1,00,000 करोड़ रुपये। हम चाहते हैं बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। आप IPS IAS से लेके विभिन्न क्षेत्रों में देखोगे, मीडिया से लेके साहित्य, कला, सब मीडिया, जगह सब। बिहार के लोगों का बहुत बड़ी एक छाप है। लेकिन अगर यहीं पे उनको अनुसंधान के लिए पैसा मिलेगा, इनोवेशन के लिए साथ साथ उनको स्टार्टअप्स के लिए पैसा मिलेगा, तो अपने लिए एक नई व्यवस्था वो खड़ी कर पाएंगे, जिससे कि यहाँ से माइग्रेशन यानी कि बाकी राज्यों में जाना कम होगा और अपने घर के आसपास उनको बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा, जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, हमने उसको बहुत सुधार किया है। पूर्णिया दरभंगा एयरपोर्ट से लेके पटना एयरपोर्ट में जो नया टर्मिनल आप देखेंगे वो हमने किया है। रेलवे से लेके वंदे भारत ट्रेन से लेके अमृत भारत और रेलवे पटरियों का जो एक्सपेंशन किया है वो हमारी सरकार ने किया। सड़कों पे जो मैंने पहले कहा 4 लेन 6 लेन हाईवे हमने बनाए। इससे क्या होता है, एक आपकी कानून व्यवस्था सुधार हुआ, आपकी कनेक्टिविटी का सुधार हुआ, तो आपके व्यापार का सुधार अपने आप हो जाएगा जब आप वातावरण ऐसा बना देते हैं। एक सवाल मैं आपसे अब क्रिकेट पे करना चाह रहा था कि अभी हाल ही में महिला टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। सबको जीत तो दिख रही है लेकिन संघर्ष, खून पसीना वो नहीं दिख रहा है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, BCCI में, BCCI के अध्यक्ष भी रहे, महिलाओं के क्रिकेट में भागीदारी आपके समय बढ़ी। ये कैसे हुआ? क्योंकि इससे पहले महिला क्रिकेट टीम तो थी लेकिन जीतती नहीं थी। पिछली बार वर्ल्ड कप आपको याद होगा जो 2017 में हम वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे। देखिए, बहुत लंबे समय तक महिलाओं का क्रिकेट बोर्ड अलग था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय हुआ कि हम इसको एकजुट करें, तो BCCI के अंतर्गत हिंदुस्तान का महिला क्रिकेट बोर्ड भी आया। उसके बाद हमने यहाँ पर पहले कुछ सालों में थोड़ा सा उस तरह का मैं कहूँगा रिस्पांस नहीं था जो आपने कहा, लेकिन जब हमें मौका मिला तो हमने इसमें उनके लिए सुविधाएं भी बढ़ाई, उनकी मैच फीस भी बढ़ाई और बार बार उसके ऊपर फिर BCCI लगातार काम करता गया। हिमाचल में मैंने बोर्डिंग रेजिडेंशियल एकेडमी इसके लिए बना कर दी ताकि सारा खर्चा हम लोग वहन करते थे और हिमाचल की 4 बेटियां भारत के लिए भी खेली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के कोने कोने से, जो बड़े शहरों से नहीं आती, जो Tier 2 Tier 3 सिटी से, गांव से आती हैं, उन बेटियों ने ओलंपिक भारत का वो सपना पूरा किया कि भारत को महिला विश्व कप जिता कर दिया है। सभी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। शानदार गेम उनका, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो शानदार प्रदर्शन सेमीफाइनल में रहा, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उन्होंने मुझे लगता है शुरू से ही दबाव ऐसा बनाया जिसको अंत तक उन्होंने बरकरार रखा। एक तरफा जैसा मुकाबला कर दिया था। बहुत फाइनल शानदार में। मैच जीता है। अगला सवाल भी खेल से ही जुड़ा है। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। आप देश के खेल मंत्री भी रहे, उसी समय खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी। खेल प्रतिभा खोज योजना और फिट इंडिया जैसी मुहिमें चली थी, जिसका नतीजा अब ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में भी दिख रहा है। छोटे छोटे शहरों से निकलकर लड़कियां आ रही हैं, ओलंपिक में मेडल जीत रही हैं। तो इसकी शुरुआत के पीछे की सोच क्या थी? 2 कारण। पहला, हमने अस्मिता प्रोग्राम शुरू किया जो महिलाओं के लिए था। उनके सैकड़ों टूर्नामेंट हमने देश भर में किए जिसमें लाखों महिलाओं ने भाग लिया और उससे उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर भी मिला और उनके चयन करने का अवसर भी मिला। दूसरा कार्यक्रम हमने कीर्ति किया, जो छोटे बच्चों को युवा अवस्था में उनको पिक किया हमने। कम उम्र के देश भर में हमने उनके ट्रायल्स लिए और वहाँ से लगभग 1,18,000 बच्चों का चयन हुआ जो आज देश के अलग अलग कोनों में ट्रेनिंग कैंप्स में अपनी प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो अगर आप उनको युवा उम्र में पकड़ोगे, छोटे उम्र में पकड़ोगे, तो क्या होता है, आप उनमें सुधार जल्दी ला सकते हो और लंबे समय तक वो आपके लिए मेडल जीत सकते हैं। क्या इस बात से भी मदद मिली कि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं तो खिलाड़ियों का मर्म समझते हैं? वो भी एक फ़र्क पड़ता है, लेकिन साथ साथ बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री खेल प्रेमी हो तो नरेंद्र मोदी जी ने बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 3200-3400 करोड़ रुपया कर दिया। वो इसलिए किया कि खेलों पर ज़्यादा अच्छा खर्चा हो। फिर हमने आधारभूत ढांचा, कांग्रेस के समय 500-600 करोड़ रुपया खर्च होता था, हम 3000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे खेल का आयोजन किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये सारी जो शुरुआत हुई है, ये अलग अलग सेगमेंट्स को पकड़ के उनके लिए किया गया ताकि
हम उनको बल दे सकें, आगे बढ़ा सकें, और आज उसका बहुत फ़ायदा मिला। कई नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड हमने खेलो इंडिया इवेंट्स में तोड़े हैं। आज इसी प्रयास की वजह कह सकते हैं कि अब ओलंपिक को इंडिया में लाने की बात हो रही है। निश्चित तौर पर कॉमनवेल्थ गेम 2030 में यहाँ पर होगा, और 2029-30 की यूथ ओलंपिक गेम्स और 2036 की समर ओलंपिक गेम्स के लिए हमारा हर संभव प्रयास है कि वो भारत में हो, और इससे एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, भारत की खेल इंडस्ट्री जो है वो लगभग $100 बिलियन की अगले 5 सालों में हो जाएगी। इससे पता चलता है कि यहाँ पर खेलों का उत्पाद भी होगा, तो वहीं दूसरी ओर खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी हर राज्य बढ़ोतरी कर रहा है। जैसे बिहार को लीजिए, आज से कुछ साल पहले बिहार में कुछ नहीं था, लेकिन आज बिहार में बहुत शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बना है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन गया, राजगीर में बन गया, और भी ऐसी सुविधाएं यहाँ पे बन रही हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में बन गई। आप देखिए, एक के बाद आपको अनेक चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल तक जो पहले नहीं थी, लेकिन आज बिहार में दिखती है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की है। महिलाओं के सवाल के दायरे को अब खेल से थोड़ा सियासत की तरफ लाते हैं। महाराष्ट्र में जब वोटिंग हुई, हरियाणा में वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई, तो हर जगह महिलाओं ने पीएम मोदी को बढ़ चढ़ के वोट दिया। बिहार में दूसरे फेज में वोटिंग होने वाली है। आपको क्या लगता है कि महिलाएं गेम चेंजर साबित होंगी एनडीए के लिए? मैं इतना ही कहूँगा, महिलाओं का मान सम्मान मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है। एनडीए की सोच में ही महिलाओं का उत्थान और उनका सशक्तिकरण है। बिल्कुल। आप केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य की योजनाओं तक देखोगे, एक के बाद दूसरी, चाहे वो लखपति दीदी हो, जीविका दीदी हो, उस दिशा में है कि महिलाओं के आय के साधन बढ़ाए जाएं, उनको सशक्त किया जाए। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, हम जहां जीविका दीदी को 10,000 रुपये आज दे रहे हैं, तो 2 लाख रुपया उनको चुनाव के बाद वो भी अवसर मिलेगा कि अगर अपना व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं तो 2 लाख भी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजद और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 10,000 रुपये देने को रोक दिया जाए। अब महिलाओं का सुधार या उत्थान क्यों नहीं राजद और ये चाहते? कल प्रियंका गांधी ने भी एक बयान दिया था कि आप 10,000 रुपये तो लीजिए, लेकिन ना उसके बदले में आप वोट मत दीजिए, क्योंकि ये रिश्वत है। मुझे लगता है कि प्रियंका जी को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, एक महिला है। क्योंकि अगर वो ये कहती हैं कि 10,000 रुपये लीजिए, वोट मत दीजिए, इसका मतलब लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, जो वोट देने से रोक रहे हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के पास बराबरी का अधिकार है तो वोट है। दूसरा, अगर महिलाओं को लगातार ये सुविधाएं लेनी है तो उनको कांग्रेस राजद नहीं चाहिए, उनको भाजपा एनडीए की सरकार चाहिए। प्रियंका गांधी के इस सवाल को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। उन्होंने एक बात और बोली कि ये जो डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, डबल इंजन सरकार नहीं है, सिंगल इंजन है, रिमोट कंट्रोल तो मोदी जी के हाथों में है। देखिए, जिनको 10 साल केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह जी की रिमोट से चलाने की आदत हो, उनको लगता है बाकी सरकारें भी ऐसे ही चलती हैं। नीतीश कुमार जी अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। वो अटल जी की सरकार में रेल मंत्री रहे, पिछले 20 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उनको कोई रिमोट से नहीं चलाता, वो संबंधों से और अलायंस में, गठबंधन में चलते हैं। आम सहमति से हम जो निर्णय करते हैं उसको धरातल पर बेहतर तरीके से लागू करते हैं, और उनका अनुभव एनडीए के लिए एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल। बिहार चुनाव में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और आपका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ पहले चरण में, दूसरे चरण में भी हो रहा है कि ये लड़ाई सुशासन वर्सेस दुशासन की है। आपको लग रहा है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा फैक्टर बनेगा दूसरे फेज में भी? देखिए, है कौन, एक तरफ भाजपा एनडीए है, 5 पांडव है, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी जिनका नेतृत्व है, हमारे पास चिराग पासवान जिनकी युवा ऊर्जा है, और कुशवाहा जी जिनका अनुभव है, मांझी जी जिनकी तपस्या है। ये 5 पांडव। तो मुझे लगता है 5 पांडव महागठबंधन के कौरवों पे भारी पड़ेंगे और पांडवों की जीत होगी, और बिहार के लोग इस जीत के भागीदार बनेंगे। बिहार का चुनाव एनडीए जंगल राज वर्सेस कानून राज पर लड़ रही है। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को सीवान से टिकट दिया है। आपको क्या लगता है, जनता? नाम भी ओसामा है, नाम भी ओसामा है। हाँ, नाम ओसामा है उनका, और भारत के लोग जानते हैं ओसामा, और बिहार के तो और चाहते हैं कि जब शहाबुद्दीन की बात आती है तो गुंडई, दबंगई, अपराध, इसके साथ उनका नाम जुड़ा था।
जो जेल से भी लालू जी के समय तो जेल में नहीं थे, लेकिन लालू जी के समय पहले बाहर खुल के अपराध करते थे, फिर जेल से करने का प्रयास करते थे। ये वो लोग हैं जिनका नाता केवल अपराध, रंगदारी, फिरौती से है। और बिहार की जनता ऐसा जंगल राज नहीं चाहती, और ऐसे लोगों को टिकट देके राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने बता दिया है कि वो जंगल राज पार्ट 2 लाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता कानून राज ही रखना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चूंकि बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया कि बिहार के सभी घर, सभी परिवार में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। अगर 3 करोड़ परिवार को वो नौकरी देंगे तो जो सैलरी आएगी वो बिहार के बजट से 2 गुना है। जब उनसे ये सवाल किया गया, आप तो वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? क्या गणित है इसके पीछे? देखिए, पहली बात, वायदा कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव, जो झूठ बोलने में माहिर है। साथी कौन है? राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने पहले कभी कोई वायदा पूरा किया ही नहीं। हिमाचल में 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, 5,000 नहीं दे पाए। तो क्या करेंगे? 3 साल में 5,000 नौकरी नहीं दे पाए तो 5 लाख कहाँ से देंगे हिमाचल में? यहाँ तो फिर भी कितने करोड़ नौकरी की बात करें, 1 करोड़ नौकरी से ज़्यादा, जिसके लिए लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपया सालाना चाहिए। क्या 9.5 लाख करोड़ रुपया बिहार का बजट है? बिहार के बजट का 3 गुना ज़्यादा पैसा तो केवल नौकरी का, सैलरी, तनख्वाह देने के लिए चाहिए। इस सवाल को तो मैं बिहार के लोग बहुत समझदार हैं कि केवल एक कोरा वायदा है, कभी पूरा होने वाला नहीं। इस सवाल को मैं थोड़ा और विस्तार देना चाहूंगा। तेजस्वी यादव से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ हम ऐसा कर देंगे कि बिहार का बजट ही 2 गुना हो जाएगा साल भर में। क्या ये पॉसिबल है? बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपया थी 2005 में, लालू जी के 20 साल सत्ता में रहने के बाद। अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, या तेजस्वी जी से ये है, कि अगर लालू जी 2 दशकों तक प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपये तक ही रख पाए और हमने उसको 68,000 रुपये में पहुंचा दिया, उनके समय 381 किलोमीटर सड़क थी, हमने 1,17,000 किलोमीटर सड़क बना दी, तो किसने काम किया है? उनके समय 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, हमने 33 कर दिए। उनके समय 9 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 57 कर दिए। अरे हमने तो विस्तार किया है, वो कर नहीं पाए। वो केवल झूठे वायदे तब भी करते थे, आज भी करते हैं। उनका काम केवल सत्ता में किसी भी तरीके से वापस आना है और बिहार को फिर खड्डों वाली सड़कें, अपराध, रंगदारी, फिरौती, उस दुनिया में धकेलना और जंगल राज को वापस लाना है। लेकिन बिहार की जनता अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं करेगी। अब बस 1-2 सवाल मेरे बचे हैं। एक तो आपको पता है आप जेनजी में बहुत पॉपुलर है, लोग आपकी रीलें बहुत देखते हैं, युवा जितने वो बहुत रील देखते हैं, वायरल करते हैं। और जब आपसे राहुल गांधी पे जब आप बोलते हैं तो ज़्यादातर वायरल होती है। और आपसे सवाल ना करूँ तो जेनजी मुझसे बुरा मान जाएगी कि आपने अनुराग जी से ये नहीं पूछा। राहुल गांधी जी पहले फेज में चुनाव में ज़्यादा प्रचार करते हुए नहीं दिखे, दूसरा फेज आ गया, अभी भी मैदान में नहीं दिख रहे, क्या कारण हो सकता है? देखिए, जिस व्यक्ति ने छठी मैया का अपमान कर दिया हो, छठ पूजा पर गलत बयान दिया हो, जिसको बिहार की संस्कृति का पता ना हो और भारत की संस्कृति का अपमान करना, हिंदू धर्म के साथ कुछ भी जुड़ा हो, उसको नीचा दिखाने का काम बार बार कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर पे गांधी परिवार करता है। इसका मूल कारण क्या है? ये विदेशी सोच को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। अब मेरा सीधी बात यह है, क्या बिहार के लोग राहुल गांधी को माफ़ करेंगे? सवाल तो ये लालू प्रसाद यादव जी से भी है कि जिन्होंने छठ का अपमान किया, छठी मैया का अपमान किया, बिहार के लोगों का अपमान किया, क्या उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए? राहुल गांधी जी दूसरे फेज में भी नहीं दिख रहे। मैंने जब आज भूपेश बघेल जी से मेरी बात हुई तो क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उनको हार दिख रही है। मैंने और कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि हार का ठीकरा राहुल जी के सिर पे फूटे। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सिर पे ही फूटे। इसलिए पहले लालू प्रसाद यादव का चित्र पोस्टर से हटाया गया, अब राहुल गांधी को कैंपेन से हटाया गया। 2 भ्रष्टाचारियों के चेहरे कैंपेन से, पोस्टर से, फिर एक का कैंपेन से हटाने का काम किया। मैंने भूपेश बघेल जी से यही सवाल किया कि क्या आपको गठबंधन में दरकिनार कर दिया गया इसलिए आप प्रचार में नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बड़े भाई हैं गठबंधन में, हमें कोई दरकिनार नहीं कर सकता। बड़े भाई हैं लेकिन सीटें कम हैं। मैंने ये भी पूछा। बड़े भाई हैं लेकिन सत्ता में नहीं। बिल्कुल, बड़े भाई हैं लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं है। बड़े भाई हैं लेकिन बिहार का अपमान करने में सबसे बड़े हैं।
मैंने पूछा आपका डिप्टी सीएम नहीं ऐलान हुआ आपके खेमे से, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने बिहार को सीएम दिया है अरे मुस्लिम। तमंचे वाली पार्टी है राजद, तमंचे के दम पे अपना मुख्यमंत्री का नाम घोषित करा लिया, लेकिन जनता जानती है राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। प्रेडिक्शन ले लेते हैं 14 नवंबर को जब वोटिंग की गिनती होगी चुनाव की, क्या नतीजा आएगा? नतीजे साफ होंगे। एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी, क्योंकि यहाँ एजुकेशन लोन 0% पे युवाओं को मिलने वाला है, महिलाओं को 10,000 रुपया मिलने वाला है और आगे जाके 2 लाख रुपये और मिलेगा। ऐसे कई अवसर जहाँ पर रिसर्च करने की सुविधाएं यहाँ पर होंगी, कौशल विकास के नए सेंटर हर जिले में बड़े बड़े सेंटर यहाँ पे खोले जाएंगे, उद्योग लगाने के लिए सेमीकंडक्टर से लेकर गाड़ियों का निर्माण यहाँ पर होगा, कृषि के लिए 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च होगा, 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, नौकरियाँ जो हैं हमारी सरकार यहाँ पर देगी, और ये रोजगार के अवसर जो हैं वो हम दे सकते हैं क्योंकि हम विकास कर रहे हैं। राजद के समय नेगेटिव ग्रोथ होती थी, आज 11.9% ग्रोथ रेट है, यानी कि विकास दर है। हम देश के पहले 5 राज्यों में जिनकी विकास दर सबसे ज़्यादा, वो बिहार है। आखिर में चलते चलते हम एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, बस आपको एक शब्द जो दिमाग में आएगा वो बोलना है। नरेंद्र मोदी, देशभक्त। सीएम योगी, यूपी के महापुरुष और मैं कह सकता हूँ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। राहुल गांधी, अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर वो लेकिन अगर बोल देंगे तो फिर मजा ही आ जाए। राहुल जी पे जरूर पूछना है। हाँ, राहुल गांधी पे आप बोले तो अच्छा ये आप लगता है। जनजी से पूछ लो। एक और नाम, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तेजस्वी यादव जी। भ्रष्ट। एक आखिरी नाम, अनुराग सिंह ठाकुर। भाजपा कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलते चलते में आज हमारे मेहमान थे बीजेपी के तेज तर्रार नेता, बिहार चुनाव में कैंपेन करने आए अनुराग सिंह ठाकुर जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DDU।